गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th चैप्टर है आपका गलता लोहा और लेखक हैं शेखर जोशी। लेखक शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कोशी का घटवार, 7 के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद और शब्द चित्र जो है उनका एक पेड़ की याद है। मतलब एक पेड़ की याद में उन्होंने कुछ शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है। शेखर जोशी का जो कहानी, नई कहानी की जो एक प्रमुख स्थान है। उन्होंने इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं जो कि जाति पर प्रहार करती हुई है। जो हमारे यहाँ जातिवाद या ऐसी जो भावनाएं भरी हुई थी उन पर प्रहार करती हुई उनकी कहानी है। उन्हीं में से ही गलता लोहा भी है। जैसे कि समाज के जातीय विभाजन पर कई कोणों से उन्होंने टिप्पणी करने की कोशिश की है। ठीक है। जो इस तरह से जैसे गलता लोहा है, प्रस्तुत कहानी जो हमारी गलता लोहा है इसका उदाहरण है। किसका? जातिगत प्रहार का। शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा एवं बड़बोलापन जितना भी कम है, वास्तविक अर्थ उतने ही गंभीर होते हैं। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर पूरे पाठ से गुजरते हुए यह देख पाते हैं कि एक मेधावी और किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक जो मोहन है, किन परिस्थितियों के कारण उसकी मनोदशा कहाँ तक पहुँच जाती है कि जहाँ उसके लिए जातीय अभिमान सिर्फ बेईमानी हो जाता है और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के पास आकर केवल बैठता ही नहीं बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। यही इस चैप्टर में वर्णन किया गया है बेटा। ठीक है। जो मोहन का परिवार है उसमें उनके पिता हैं वंशीधर। तो मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की थी। पुरोहित मतलब ब्राह्मण थे। अब उनकी वृद्धावस्था हो गई है, लेकिन कठिन परिश्रम और व्रत उपवास उनके करने बस में नहीं है। उन्हें किसी के यहाँ चंद्रदत्त नाम है जिनका उनके वहाँ रुद्री पाठ करने के लिए जाना है, लेकिन शंकर की आराधना का जो प्रकार है करने जाना है तो उनमें इतनी समर्थ नहीं है कि वे इतना उपवास या कुछ कर सके। लेकिन क्योंकि मोहन पर भी जो पुरोहिती है वो नहीं आती है, इसलिए मोहन हाथ तो बटाना चाहता है लेकिन वो पुरोहिती तो नहीं जानता, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाता है। लेकिन वह अपने पिता का हाथ बटाने में के लिए अपना जो घर का काम है, खेती बाड़ी का काम है, उसमें हाथ बटाने की सोच लेता है। और मोहन उसका मतलब व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए जब चलता है तो सोचता है कि मैं शायद हो ना हो तो पिता का भार यहीं से हल्का कर सकता है और खेतों की ओर चलता है। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आती है। कौन सा? जो कि उसका दोस्त धनराम उसके साथ पढ़ता लिखता था। जैसे कि मोहन के पैर अनायास शिल्पकार टोली की ओर मुड़ जाते हैं, अर्थात कि अपने दोस्त के घर की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर एवं अनुगुण शेष थी, अर्थात कि उसकी तरफ जाने का जो है उसे एक आभास हो रहा था और वह उधर जाने के लिए मुड़ जाता है, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता है। जो ठक ठक की आवाज़ आती है, जो वहाँ पे धनराम के लोहार पने का जो काम करता है वहाँ वह निशाना साधता है, हथौड़े की जो चोट की आवाज़ आती है तो वह चोट उसे आकर्षित करती है, अर्थात कि अपने दोस्त के जाने के लिए जो उसे प्रेरित करती है। तो मोहन
अनायास ही अपने पैर उधर मुड़ जाते हैं और हाथ में, क्योंकि वह एक क्या लिए हुए है, हंसिया, जो कि अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वहाँ से निकला है खेतों पे काम करने के लिए। तो उस हंसिए को लेकर वह अपने दोस्त धनराम की दुकान की तरफ पहुँच जाता है, जिससे कि ऑफर लोहार का कार्यस्थल से आती धप धप की आवाज़ों को वह दूर से ही पहचान भी लेता है और उसे समझ भी आ जाता है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी, धोकनी क्या होता है, लोहार या सुनार की आग दहकाने वाली जो लोहे या बांस की नली होती है उसे हम धोकनी कहते हैं, ठीक है। फूंकता हुआ दाएं हाथ में भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पुलट कर वह गर्म कर रहा है और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर पर बैठा हुआ उसे यह सब देख रहा है। उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से वह देख रहा है। कौन? मोहन। मोहन का क्योंकि वह सहपाठी था धनराम, दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। फिर दोनों ही लोगों को अपने बचपन की याद आ जाती है। किसे? मोहन और धनराम। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक के सिंह के बारे में पूछने पर वह बताता है कि वे पिछले साल ही गुजर गए। कौन? मोहन द्वारा मास्टर से, मतलब जब धनराम से मास्टर जी के विषय में मोहन पूछता है तो वह बताता है कि वे पिछले साल गुजर गए। धनराम बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। जैसे कि आप भी जानते हैं, आप भी अपनी दोस्ती के जब बचपन के दिनों को अभी याद करते हैं और जब के दिनों में उन्हें बाद में, ठीक वैसा ही उन दोनों के साथ भी हो रहा था। उनकी आवाज़ बड़ी कड़क थी। विद्यालय में खेलते हुए बच्चों के से प्रार्थना करने वाले और मोहन के विषय में पूछना। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। मतलब कि जब त्रिलोक मास्टर जी के से प्रार्थना सभा में या बच्चे जब खेलते थे या मोहन के लिए पूछते थे तो उनकी आवाज़ बहुत ही कड़क थी। दोनों अपने आपस में इस तरह की बातें करते जा रहे। फिर मोहन ने बच्चों से मोहन ने फिर उनसे पूछा कि किस तरह से मास्टर जी हम सब पर इस तरह की बातें करते थे या रोक झाड़ते थे या उन्हें डांटते थे। यह मास्टर जी का चहेता था। कौन? मोहन, क्योंकि वह पढ़ाई में भी अच्छा था और गायन में भी निपुण था। वह पूरे स्कूल का मॉनिटर जो बना दिया गया था और वही प्रतिदिन विद्यालय में ही प्रभु आनंददाता ज्ञानम को दीजिए वाली प्रार्थना गाया करता था। और मोहन, अर्थात कि मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार बच्चा था और वही इस प्रार्थना को प्रार्थना सभा में हमेशा गाया करता था। अब त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और उनके जो मास्टर जी थे उनका ये नियम था कि जो मान लिया गलती करेगा वही अपने लिए हथियार भी जुटाएगा, अर्थात कि वह पिटने के लिए अपने आप ये ढूंढेगा कि मुझे किस चीज़ से पिटाई होनी चाहिए मुझे। फिर इसमें और जाहिर था है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। और फिर बालक जो मतलब उसे पता है कि मेरी पिटाई होगी, लेकिन फिर भी वह एक मजबूत और टिकाऊ डंडी लेकर जाता और टहनी तोड़ कर लाता वहाँ से मास्टर जी की। क्योंकि धनराम मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ उसके डर। पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं होता। मतलब कि खूब रटने पर भी उसे वह पहाड़ा याद नहीं हो पाता था। कितना? 13, अर्थात कि 30। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब उसे दोबारा पाठ पढ़ने के लिए, पहाड़ा पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए बोलते तो वह तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते और फिर लड़खड़ा जाता था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक दी थी। जबान मतलब बहुत तेज, मतलब उस पर जो शब्दों का प्रतिघात था वो किया था। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, वे विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें।
मतलब लोहा क्यों भरा, क्योंकि वह लोहे का काम करते थे उसके पिताजी, इसलिए उसे वो बार बार कहते कि तेरे दिमाग में तो लोहे की तरह से बस लोहा ही भरा है, विद्या का ताप तो कहीं नहीं समझ, मतलब विद्या को तो समझ ही नहीं पाएगा तू। अपने थैले में 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम के हाथ में थमा दी, और किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने का सारा काम सिखाने का शुरू कर दिया, अर्थात कि उसने लोहार का काम सिखाना उसे प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की शिक्षा सारी दे डाली। किसने? धनराम के पिता ने। किस चीज़ की? लोहार बनने की शिक्षा उसे दे डाली। फर्क इतना था कि मास्टर के लोग उसे अपनी पसंद का बैत चुनने की छूट दे देते थे, और गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बैत, हत्ता जो भी उनके हाथ लगता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे, अर्थात कि उसकी पिटाई करते थे। गलती होने पर छड़, बैत, हत्ता जो भी उनके हाथ लगे उसी से उनकी मार पड़ती थी। एक दिन धनराम और एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। गंगाराम कौन थे? धनराम के पिता। तो धनराम ने सहज भाव से ही उनकी विरासत को संभाल लिया, मतलब कि अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उसने अपने लोहार पने का काम धीरे से ही संभाल लिया, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के ऑफर को धनराम ने अपने ऑफर पे बदल लिया, अर्थात कि धनराम अच्छे से अपने लोहार पने के काम को संभालने लगा। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति कर त्रिलोक सिंह मास्टर जी की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघने मतलब कि मोहन ने जब 5वीं कक्षा प्राप्त की तो उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की, और त्रिलोक मास्टर जी की भविष्यवाणी भी सिद्ध होने लगी कि यह आगे चलकर बहुत अच्छा आदमी बनेगा। यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला और बढ़ गया, क्योंकि बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलने लगी थी, और वे जानते थे कि उनका बच्चा होशियार है, तो और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से जो चले आ रहे पैतृक जो काम था उनका पुरोहिताई का, उससे वे निराश थे, और कि पेट ही मुश्किल से भर पाता है, इसलिए वे मोहन को बड़ा आदमी बनाना चाहते थे कि पढ़ लिख कर यह वंश की पूरी दरिद्रता मिटा देगा। लेकिन इच्छा होने पर से भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल था, वह गांव से 4 किलोमीटर दूर था। 4 मील चलने में ही बच्चा थक जाता था, और बरसात का मौसम जब आता तो और भी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती, क्योंकि पानी भर जाता, और स्कूल जाने के लिए मोहन को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। तो इसी सब को देखते हुए जब वर्षा के दिनों में नदी पार करने में जो कठिनाई होती थी, तो बंशीधर ने सोचा कि मैं क्यों ना इसे कहीं बाहर भेजकर पढ़ाना शुरू कर दूं। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार कर गांव लौट आता था। संयोग से एक बार छुट्टी के दिनों में नदी का पानी बहुत ऊपर चढ़ गया, और मोहन कुछ दसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तो दूसरी तरफ से पहाड़ी से घनी वर्षा होने के कारण वह वहाँ नहीं आ पाया। तो एक दिन मोहन के पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें कहीं बाहर पढ़ाई के लिए भेज दूँ। तो उन्हीं के एक बिरादरी के संपन्न परिवार के युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टी में आई हुई थी, क्योंकि वंशीधर को ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके को रमेश के साथ पढ़ाई के लिए ही भेज दूँ। उन्होंने बातों ही बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में बात की किससे? रमेश से, और उन्होंने कहा कि मैं इसे लखनऊ भेज देती हूँ, और यह सुनकर रमेश भी तैयार हो गए, और वह उन्हें पढ़ाई के लिए शहर से गांव गांव से शहर ले जाती है। इसके उपरांत जब
ये जो धनराम है, धनराम तो क्योंकि अपने उसमें कार्य में भी निपुण था और सब कुछ करता था, लेकिन जब मोहन को ये रमेश स्कूल में पढ़ाई के लिए शहर ले जाती है, तो वहाँ जाने के उपरांत वह उसका एक सरकारी स्कूल में एडमिशन तो करा देती है, लेकिन उसे वहाँ इतना सारा काम कराते हैं, अपना और पड़ोस का सारा घर का जो बर्तन और ये सारे काम सौंप दिए जाते हैं। वंशीधर को लगता है कि तेरा बेटा पढ़ने के लिए गया है, वहाँ कोई बड़ा आदमी बनने के लिए गया है, लेकिन उनके साथ इस बात में सब धोखा हो जाता है। फिर जब मास्टर साहब की जो कही वाणी थी उसके अनुसार उनके पिता, क्योंकि समझते थे कि मेरा बेटा मोहन बहुत होशियार है और कुछ आगे बनकर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह उनकी मंशा सारी धरी रह जाती है। जब रमेश वहाँ ले जाकर उन्हें किसी ऐसे जो आस पड़ोस महिलाओं के कामकाज में हाथ बटाने के लिए लगा देता है, तो रमेश क्योंकि बड़ा बाबू था और वह रमेश से सारे घरेलू काम करवाने लगा। काफ़ी टाल मटोल के बाद भी उसका एक साधारण से स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। जब वह मोहन उनसे बार बार कहा तब उनका एडमिशन हुआ, लेकिन ये सब उनके पिता को नहीं पता था। धनराम की क्योंकि पढ़ाई में शुरू से ही अरुचि थी। धनराम गांव के खेती और मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक कक्षा 3 तक ही पढ़ पाया था और उसने अपना घर का सारा काम सीख लिया था, मतलब लोहार बनेगा। मास्टर जी कभी कभी उस पर विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे तेहरा का जब पहाड़ा सुना तो वह नहीं सुना सका, फिर पीटना शुरू कर दिया और मास्टर जी ने फिर वही कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का काम कहाँ है। सारी ऐसी बातें कही। जो मोहन के पिता थे, क्योंकि महत्वाकांक्षा के चक्कर में वे समझते थे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अपने बच्चे से भी कहीं बच्चे को दूर भेजने के लिए तैयार हो गए। वह पहले की तरह घर व स्कूल के कामकाज में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद को मोहन जब 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखाने के चक्कर काटने लगता, तो इधर बंशीधर को अपने बेटे का क्योंकि बड़ा अफसर बनने की उम्मीद थी, वह वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें अत्यंत दुख होता है। क्योंकि जब रमेश बाबू गांव में भी आते तो उन्हें वे उसे अपने साथ नहीं लेके आते, कहते कि रमेश पढ़ाई कर रहा है, उसे पढ़ाई से फुर्सत नहीं है। तो इन सब कारणों के कारण रमेश अच्छा और होशियार बच्चा होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सका और घर का काम भी नहीं कर सका, जबकि मोहन एक बहुत अच्छा कुशल बच्चा था। और धनराम क्योंकि उसे बचपन से ही अपने काम में भी लगाया गया था, तो वह काम अपने को निरंतरता से करता था। लेकिन जब एक दिन जब धनराम के पास उनका दोस्त मोहन बैठता है आकर, तो वह उसे बड़े ध्यान से देखता है। धनराम गांव के खेती और मजदूर परिवारों के मतलब लड़कों की तरह ऐसे उसके पास कनस्तर पर आकर जब बैठ जाता है और वह उसे बार बार उसकी जो छड़ है उसे गोलाकार बनाने में उसको देख रहा है बार बार। जब क्योंकि धनराम जो बिना संकोच और बिना असमंजस के धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे की छल्ली की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मतलब कि वह वहाँ पर आकर जब बैठ जाता है तो उसको गोलाई में मोड़ते हुए वह देखता रहता है, लेकिन जब वह किसी तरह से धनराम से नहीं मुड़ पाती है तो धनराम उठता है और उसको बड़े ही सरल भाव से अपनी उसमें गोलाई में एकदम मोड़ देता है। उसकी सारी इस स्थिति को देखकर धनराम जैसे कि आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक संजक की चमक थी। किसकी आंखों में? मोहन की।
जिसमें ना तो एक स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की कोई हार जीत थी। मतलब कि उसे यह दुख नहीं था कि मैं क्यों ऐसा छोटा या बड़ा काम कर रहा हूँ, बल्कि वह एक अच्छा सर्जक था। अर्थात वह बिना जाति के या बिना किसी संकोच के उसके पास आकर बैठ जाता है और उस क्षण को बड़े ही एक सर्जक की तरह मोड़कर नपी तुली चोटों से मोहन से गोलाई पर ले आता है। धनराम जब अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ की भट्टी में गोलाकार गोल बनाने जा रहा था, किंतु छड़ पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण उससे मुड़ नहीं पा रही थी, गोल नहीं हो पा रही थी। क्योंकि धनराम के जैसे कह रहे थे शुरू से ही थोड़ा सा मंद बुद्धि था और मोहन बहुत ही एक शार्प पॉइंट अच्छा बच्चा था। मोहन कुछ देर तक तो उसे बहुत गहराई से देखता रहा और दूसरी पकड़ से लोहे की स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा उसने ले लिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं ऊंची जाति का हूँ या नीची जाति का हूँ, बल्कि सब चीज़ को उसने ताक पर लगाकर सब छोड़कर एक साधते हुई चोटों में, नापी तुली चोटों में उसे गोल रूप दे डाला। और मोहन के काम वे स्फूर्ति को देखकर धनराम फिर भी अवाक रह गया। क्यों? वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहे का काम करने से आश्चर्यचकित था। क्योंकि मोहन ऊंची जाति का था तो वह यह सोच रहा था कि यह मेरे पास आकर बैठ भी गया है और कनस्तर पर बैठने के बावजूद यह भी नहीं कि यहाँ बैठा ही अपनी हंसिया को ठीक करवाने के लिए, बल्कि यह मेरा साथ निभा रहा है। उसमें सिर्फ एक जो उसका दोस्त था या जैसे भी मोहन के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मैं ऊंची जाति का हूँ तो मैं ये काम ना करूँ। मोहन के काम व स्फूर्ति को देखकर क्योंकि वह अवाक रह गया था और वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहे का काम करने पर बहुत ही अचंभित था। धनराम के रोसंकोच व धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है और उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न तो स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार का हार जीत का भाव था। उसके अंदर हार जीत का भाव तब भी नहीं था जब वह पढ़ाई करता था और आज भी नहीं था। ठीक है, थैंक यू बेटा।